Class, good morning. I hope you guys are doing well. So, in the very last lecture, we discussed about the atomic radii along a period of d block. So, we consider the first transition series and we saw that this slope was not coming out as to be expected, like it was not like this, but it has some decreasing slope, then we have constant values, and then we had unexpected increase in the size, and that was because we explained it as if कि ये जो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है दिस इज़ एक्सपेक्टेड बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग ऑब्वियसली. ठीक है, तो एक ही एटम के एक ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, साइज इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट जैसा कि एक्सपेक्टेड होता है लॉन्ग द पीरियड जाने पर. बट दिस कॉन्स्टेंट वैल्यू वी एक्सप्लेन्ड एज ऑफ बाय द लॉजिक कि यहाँ पर पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है. आफ्टर मैंगनीज you observe pairing of electron which increases the inter-electronic repulsions, right? तो इनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बढ़ने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को वो बैलेंस आउट कर देती है, एंड दैट्स वाई दिस रेडियस केम आउट टू बी कांस्टेंट. एंड नाउ दिस इंक्रीज वाज एक्सप्लेन्ड एज इफ कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे और इसकी वजह से साइज भी इंक्रीज हो गया, बिकॉज हेयर द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस वर डोमिनेटेड ओवर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है, सो ये तीन तरीके से हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था. नाउ सी क्लास में आपको एक चीज़ और बता दूं, आपको एक और चीज़ सुनने को मिल सकती है, देखने को मिल सकती है, विच इज़ क्वाइट वेरी सिमिलर. ठीक है, एक और लॉजिक से भी हम इसको देख लेते हैं, हम सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करेंगे. सी होता क्या है, आपको बोला जाता है, एक और थ्योरी है जो इसको एक्सप्लेन करती है, लाइक इट्स नॉट थ्योरी, इट्स अनदर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस वेरी सेम थिंग. इट सेज दैट दिस कॉन्स्टेंट वैल्यू यू कैन व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि डी के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं. ठीक है, तो जितने ज़्यादा डी के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, उसका साइज़ होता चला जाएगा. ठीक है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस इंक्रीज़ हो रहे हैं. तो यहाँ पर मैंने आपको पेयरिंग लेकर एक्सप्लेन कर दिया था, यहाँ पर पेयरिंग लेकर एक्सप्लेन कर दिया था कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस इंक्रीज़ होने लगते हैं जब डी के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं. और क्यों होता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग से क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होते हैं. चलें, अगर हमें अलोंग द पीरियड बहुत अच्छे से समझ आ गया है तो ठीक है. अब एक और चीज़ इस ग्राफ से हमें देखने को मिलती है, सिर्फ अलोंग द ग्रुप हम नहीं देख सकते, यहाँ पर 3 ट्रांजिशन सीरीज़ के रेडियाई को भी कंसिडर किया गया है, कंपेयर किया गया. तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, देखो एक चीज़ मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूँ कि ये ग्राफ हमें क्या क्या बता देता है. सी इस ग्राफ के अंदर यू कैन सी दिस वाई एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग द रेडियस ऑफ द एटम. सो इफ़ यू आर मूविंग अप then the radius is increasing, the values are increasing, and if you go down the group, you move down the group, number of shells increases due to which their size increases. तो उनका साइज़ इंक्रीज़ होने वाला है. तो अगर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ इज़ ओवर हेयर समवेयर, तो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ का रेडियाई ज़्यादा होगा तो वो उससे ऊपर होगी, एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ का रेडियाई उससे भी ज़्यादा होगा तो वो और ऊपर होगी. दैट इज़ वाई ग्राफ के अंदर जब भी आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, सो दैट मीन्स यू आर मूविंग टूवर्ड्स टू द अपसाइड डायरेक्शन इन द ग्राफ, क्योंकि आपका साइज़ क्या हो रहा है, एटम का इंक्रीज़ हो रहा है. ठीक है, तो ऐसा होगा. लेकिन अब इसमें ना ध्यान देने की एक बहुत, अगर आप देख पा रहे हो उसको, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर. और वो क्या है कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, इफ़ यू कैन ऑब्जर्व, this is your first transition series, this is your second transition series, and these elements belong to third transition series. So obviously if you are moving from first to second transition series, your size is increasing, and if you are moving from second to third transition series, again your size has to increase, and that is what it is happening over here. It is increasing, but this increase is very drastic, as if you can see फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ से सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ पर जाने पर आपका जो रेडियाई है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, लेकिन सेकेंड से थर्ड पर जाने पर आपका जो रेडियाई है वो बहुत ही कम इंक्रीज़ हुआ है. तो इन दोनों के इंक्रीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर देखो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, फिर आप नीचे की तरफ गए तो इतना कम इंक्रीज़ हुआ है. इंक्रीज़ हो रहा है एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है, लेकिन जितना इंक्रीज़ होना चाहिए था उतना इंक्रीज़ नहीं हो रहा है.
तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो बिल्कुल कुछ घबराने की बात नहीं है, इसको छोटी सी चीज़ है जो हमें यहाँ पर कंसिडर करनी है और हमने पहले भी की है। तो इसको देखो ज़रा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, अब कौन सा डी ऑर्बिटल यूज़ करते हैं? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? यू यूज़ 3D। तो सबसे पहला जो आता है वो तो 3D आता है, राइट? तो ये आपने in the very first transition series you are using your 3D orbital, second transition series 4D orbital, third transition series में you are filling up your electrons in 5D, and in last transition series you are using 6D orbitals. छोटी सी चीज़ आप खुद ही बता सकते हो, 3D से 4D पर जाएंगे, बीच में कोई नई सबशेल नहीं आएगी, वही SPD चलेंगे। बट एज़ यू मूव फ्रॉम 4D टू 5D आपको पता है कि कौन सी सबशेल इंट्रोड्यूस हो जाएगी यहाँ पर? हेयर इंटरवेंशन ऑफ 4F सबशेल विल टेक प्लेस, राइट? सो 5D को फिल करने से पहले आपके पास क्या आ जाएगा? 4F, एंड 6D को फिल करने से पहले क्या आ जाएगा? 5F, एंड दैट्स द होल पॉइंट। तो यहीं से आपको समझ में आ जाएगा, जब हम थर्ड से फोर्थ पर गए, 3D से 4D पे गए, दैट इज़ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, तो आपके पास कौन कौन से ऑर्बिटल आए? SP, राइट? 4D से पहले तो S होगा और P ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, और 3 का D ऑर्बिटल होगा, तो SP और D ऑर्बिटल्स आए हैं। तो आपको पता है SPD की जो शील्डिंग इफेक्ट होती है, S और P की तो बहुत अच्छी होती है और D की भी कंसिडरेबली ठीक ठाक सी होती है। तो इनकी जो यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट है, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को रोकने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। दे कैन शील्ड योर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अप टू अ हायर एक्सटेंट। तो उसकी वजह से क्या होगा? देखो, जब भी न्यूक्लियस है और ये आपकी वैलेंस शेल है, न्यूक्लियस को रोकने के लिए बीच में जितने ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट्स लगे हुए होंगे, पीछे चार्ज उतना ही कम जाएगा। एंड इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग लेस चार्ज ओवर द वैलेंस शेल, तो इसकी वजह से होगा क्या? योर साइज विल इंक्रीज, एंड दैट इज़ अप टू आवर एक्सपेक्टेशंस। तो जैसे ही हम 3D से 4D पर मूव करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ऑर्बिटल्स बीच में आ रहे हैं उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर, उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कम कर देंगे और साइज़ अच्छे से इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये तो था, जैसे एक्सपेक्टेड होता है डाउन द ग्रुप, वैसे ही हो रहा था। लेकिन जब आप 4D से 5D पर मूव करते हैं, आप ये वाला इंक्रीमेंट देख रहे हो, तो सारी चीज़ें वही हैं, S भी है, P भी है, D भी है, लेकिन यहाँ पर एक नई सबशेल ऐड हुई है, F, राइट? क्या ऐड हो गया यहाँ पर? F ऐड हो गया है यहाँ पर। तो देखो, पहले जहाँ कौन कौन रोक रहा था? S, P, D रोक रहा था, अब वहीं पर S, P, D और F रोक रहे हैं। अच्छा, आप कहोगे, अब छोटी सी बात, अब आप कहोगे, आपके दिमाग में आ जाएगी कि मैम पहले तो S, P, D 3 ही ऑर्बिटल रोक रहे थे, अब तो 4 ऑर्बिटल मिलके रोक रहे हैं। तो F का शील्डिंग इफेक्ट चाहे कितना भी पुअर हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन होगा ना। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कुछ ना कुछ तो रोकेगा, चाहे कितना ही कम रोके, लेकिन रोकेगा। तो अगर ये रोकेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो कम ही होना चाहिए, तो साइज़ तो अच्छे से इंक्रीज़ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर साइज़ कम इंक्रीज़ होता है। तो आप एक छोटी सी चीज़ भूल गए हो कि डाउन द ग्रुप जाने पर अगर F सबशेल इंट्रोड्यूस हो रही है, तो 18 इलेक्ट्रॉन भी तो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट मीन्स 18 प्रोटॉन भी तो बढ़ गए, राइट? तो यहाँ पर कंपेयर जब आप करोगे तो ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स थे और यहाँ पर 4 ऑर्बिटल है, तो ये ज़्यादा अच्छा रोकेंगे। क्योंकि आप देखो, अगर यहाँ पर उन्हें 11 प्रोटॉन्स को रोकना था, तो ये वाले को 19 प्रोटॉन्स को रोकना पड़ेगा, ठीक है? इसके चार्ज कम था और इसका चार्ज ज़्यादा है। तो अगर शेल्स आपकी बढ़ रही हैं, तो आपके प्रोटॉन्स भी तो बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है यहाँ पे, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड इन हियर। चलिए, इसको दोबारा से देख लेते हैं। तो एज वी वर सेइंग दैट फ्रॉम मूविंग फ्रॉम 3D to 4D we have S, P and D subshells which have quite considerable effective nuclear charge. That's why they can screen the effective nuclear charge up to a higher extent, ठीक है? उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट अच्छा होगा, तो क्या करेंगे? न्यूक्लियर चार्ज को अच्छे से रोकेंगे, तो साइज़ क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा कंसिडरेबल अमाउंट में। लेकिन जैसे ही आप 5D पर जाते हैं, 18 प्रोटॉन्स बढ़ गए और उनको रोकने के लिए क्या बढ़ा? F सबशेल। आपको पता है F का कैसा होता है भाई शील्डिंग इफेक्ट? बहुत ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है F का। ज़्यादा प्रोटॉन्स को या ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ये शील्ड कर ही नहीं पाएगा, राइट?
तो यानी कि जितना न्यूक्लियर चार्ज पीछे शेल तक पहुंचना चाहिए था या यहाँ पर पहुंचना चाहिए था उससे ज़्यादा पहुंच रहा होगा, तो ये क्या करेगी, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी शेल, और साइज़ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, थोड़ा सा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा कि जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका एक्सपेक्टेड से ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर आपको इंक्रीज़ इन साइज़ देखने को मिलेगा थोड़ा। अब आप आ जाइए 6D पर। 6D पर जाएंगे तो बीच में आएगी, यहाँ पर आई थी 4F, यहाँ पर आएगी 5F, और भी ज़्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा 5F का। तो ये तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बिल्कुल भी नहीं रोक पाएगी, और क्या होगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत बढ़ जाएगा, तो इसका साइज़ और थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो इतना छोटा हो जाएगा कि ऑलमोस्ट किसके बराबर हो जाएगा, सिमिलर, आई एम सेइंग सिमिलर टू योर थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट्स, ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ पुअर शील्डिंग 4F एंड 5F सबशेल्स। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है भाई, नीचे जाने पर जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए था ये रोक पा ही नहीं रहे हैं उसको, तो उससे ज़्यादा हो रहा है। उससे ज़्यादा होगा अगर, तो क्या हो जाएगा, साइज़ थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाएगा। ओवरऑल तो बढ़ेगा, लेकिन जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आई होप सबको समझ आ गई होगी। तो यहाँ से देख सकते हो, फर्स्ट से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ पर गए तो साइज़ ज़्यादा बढ़ा, और सेकंड से थर्ड ट्रांजिशन पर गए तो साइज़ थोड़ा सा कम बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ ज़रूर रहा है। इसको हमने एक बहुत ही अच्छी टर्म दी है, और ये आप बहुत बार देखेंगे। आपको पता है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर लेंथेनम आता है, लेंथेनम के बीच में यहाँ पर जो 4F जिसमें हम भरते हैं उनको क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड्स बोलते हैं। यहाँ एक्टेनियम आता है और 5F शुरू हो जाता है इसके बाद, तो 5F जिसको भरते हैं, जिसमें भरते हैं उस सीरीज़ को हम बोलते हैं एक्टेनॉइड्स। तो जब आप सेकंड से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ पर जाएंगे तो इस कॉन्ट्रैक्शन को, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है ना अल्टीमेटली साइज़ के अंदर, किसके, थर्ड सीरीज़ के, अब रियली सॉरी फॉर द नॉइस, लेकिन दिस थर्ड सीरीज़ के एलिमेंट्स में क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। वैसे साइज़ बढ़ा है लेकिन जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड वाली सीरीज़ की वजह से जो आएगी, इसकी 4F की वजह से हुई ना ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, ये किसकी वजह से हुई है, एक्टेनॉइड्स की वजह से, तो इसको हम बोलते हैं एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कि जितना होना चाहिए था भाई साइज़ उससे थोड़ा सा कम है। अब ये मत कह देना डाउन द ग्रुप जाने पे साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, हो इंक्रीज़ ही रहा है, लेकिन जितना इंक्रीज़ होना चाहिए था उतना इंक्रीज़ नहीं हो पा रहा है। सो दिस इज़ द होल स्टोरी। नाउ सी ओवर हियर, इट सेज दैट द एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, इंक्रीज़ ही हो रहा है, एक्सपेक्टेड के अकॉर्डिंग चल रहा है, बट द थिंग इज़ दैट द साइज ऑफ third transition series is almost same due to lengthenoid contraction. This is the contraction in regular size of element due to the intervention of 4F subshell, which has poor shielding effect, and hence the effective nuclear charge increases and result in the decrease of size. Decrease of size, इसके सामने एक चीज़ बहुत लिख लो important, then expected, क्योंकि आप लोग बहुत ऐसा करते हैं कि यहाँ पर डिक्रीज़ इन साइज़ देखने को मिल गया तो समझ जाते हो कि साइज़ डिक्रीज़ ही हो रहा है ऊपर वाले से भी, लेकिन भाई अपने से ही कंपेयर करके बोला जा रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है, जितना होना चाहिए था उससे कम है, ठीक है। ऊपर वाले ग्रुप से तो ज़्यादा ही है, ऊपर वाले पीरियड से ज़्यादा ही है नीचे वाले का, ठीक है। चलो, अब मैंने बोला था आपको कि ये कुछ प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करते हैं और उन्हीं प्रॉपर्टीज़ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने ये प्रॉपर्टीज़ देखी थी यहाँ पर कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ ये एग्जिबिट करते हैं, और मैंने आपको बोला था इन्हीं प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन आते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ क्यों एग्जिबिट करते हैं, तो इसको समझ लेते हैं। चलिए, पहला है कि ये मेटालिक करेक्टर शो करते थे। मेटालिक करेक्टर ये क्यों शो करते हैं, जाहिर सी बात है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं। सो दे बिकॉज दे हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर देंगे, तो कम एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा, जिसकी वजह से इनका मेटालिक करेक्टर होगा। ओके, क्वाइट ऑब्वियस। Now moving on to the next property, it says enthalpy of atomization. ये बहुत ज़रूरी है हमको समझना कि enthalpy of atomization क्या होती है। Although we have discussed it in 11th class, but still it is a reminder. Let us consider a recap over here. Enthalpy of atomization
सी प्रोसेस ही आपको बता देता था, डेफिनेशन ही आपको बता देता था कि क्या हो रहा है. एंथैल्पी इज़ नथिंग बट द एनर्जी. एटमाइजेशन क्या होता है? अगर आप मेटल के केस में कंसिडर कर रहे हो तो मेटल के केस में क्या होगा, आपको पता है मेटल सॉलिड स्टेट में रहते हैं. अगर आप इनको एटम्स के अंदर तोड़ देंगे, भाई सॉलिड स्टेट में क्यों रह रहा है कोई भी मैटर, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं. तो इसीलिए उसके पार्टिकल्स कॉम्पैक्ट पैकिंग में होंगे और इसीलिए वो क्या होंगे, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे. सॉलिड में रहने का यही क्राइटेरिया होता है कि पार्टिकल्स क्या होने चाहिए, पास पास प्रेजेंट होने चाहिए, और पास प्रेजेंट होने के लिए उनके पास होनी चाहिए फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. लेकिन अगर आप उनको एटोमाइजेशन का मतलब ही क्या होता है, किसी भी कंपाउंड को, किसी भी चीज़ को उसके एटॉमिक स्टेट में तोड़ देना, यानी कि एक एक एटम को अलग करना है. और जब आप एटोमाइज करते हैं तो दो एटम्स के बीच में कोई भी इंटरेक्शन रहनी नहीं चाहिए. तो आपको क्या लगता है कि इंटरेक्शन कब नहीं रहेगी, जब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर दोगे आप, राइट. तो एटम्स हमेशा किस में एग्जिस्ट करते हैं, गैसियस स्टेट में, क्योंकि आपको पता है गैसियस स्टेट के अंदर पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं. तो जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो क्या होती हैं, मिनिमलिस्टिक होती हैं, ना तो नहीं हो सकती लेकिन कम से कम होती हैं, ठीक है. तो सॉलिड के केस में दैट इज़ व्हाट एटोमाइजेशन मीन. तो मेटल्स को आप कैसे एटमाइज करेंगे, आपको क्या करना है, इसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर देना है. गैसियस स्टेट में इनके एक एक जो एटम है वो दूर दूर रहेंगे, ठीक है. तो अब आपको ये पता है कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आपको तोड़ना है. एटमाइजेशन यही तो हुआ ना, कि आपको इन पार्टिकल्स के बीच की ये जो फोर्स है इसको तोड़ना है. और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एटमाइजेशन बोलेंगे. और इसमें जितनी एनर्जी लगेगी, येस, द एनर्जी रिक्वायर्ड, because you are breaking the bond, so here energy will be required. So all the energy that is required in the process of atomization, that would be referred as enthalpy of atomization. अब बात ये आती है कि यहाँ पर किसकी एंथैल्पी ज़्यादा होगी. जाहिर सी बात है जिसके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उसको तोड़ने के लिए आपको उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और उसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी उतनी ही ज़्यादा होगी. तो अब सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि इनके बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस कौन से हैं. तो ये मैंने आपको इन द वेरी लास्ट लेक्चर आई डिस्कस्ड इट, दैट आई टोल्ड यू दैट देयर एग्जिस्ट द मेटालिक बॉन्डिंग. यहाँ पर क्या होता है, एक एटम और दूसरे एटम के बीच में कौन सी अट्रैक्शंस होती हैं, दे हैव मेटल मेटल बॉन्डिंग प्रेजेंट बिटवीन देम, ठीक है. तो ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग की टेबल के अंदर कि किस कंपाउंड के अंदर कौन सी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस इन्वॉल्व होती हैं. तो मेटल्स के अंदर मेटालिक बॉन्डिंग होती है. चलिए, तो आपको मेटल बॉन्डिंग को तोड़ना है. ये मेटल बॉन्डिंग अराइज कैसे हुई, कैसे बना लिया भाई इसने बॉन्ड, वो देखना ज़रा. आपको पता है कि ये मेटल आपस में क्यों बॉन्ड बना रहे हैं, एक एटम और दूसरा एटम आपस में बॉन्ड क्यों बना रहे हैं, ये क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे की तरफ. हम इसको मेटल बॉन्डिंग को कैसे एक्सप्लेन करेंगे उसको देखो. कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, हमने ले लिया है क्रोमियम, दैट जैसे 4s2, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 4s2 एंड 3d4, राइट. या चलो वेनेडियम ले लो 3d3. d ऑर्बिटल में यू आर गोइंग टू हैव 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. Another atom of vanadium will also have these 3 unpaired electrons, and as you know that unpaired electron increases the instability of any atom. जितने ज़्यादा unpaired electron होंगे वो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जल्दी जाके किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करेंगे. अब कोई नहीं मिल रहा उसको, एक वेनेडियम का एटम है दूसरा वेनेडियम का एटम है, इनको कोई नहीं मिल रहा, तो आपस में ही क्या करेंगे, ये ओवरलैपिंग हो जाएगी इन ऑर्बिटल्स की और ये अपने आप को पेयर करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल. नाउ दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज मेटल बॉन्डिंग. एक मेटल के ऑर्बिटल्स दूसरे मेटल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होना, एक दूसरे से पेयर अप कराने की कोशिश करना ही क्या कहलाता है, मेटल बॉन्डिंग. अब आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन रखेगा. ऑब्वियसली जो ज़्यादा मेटल ऑफ जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, मेटालिक बॉन्डिंग शो करेगा. मेटालिक बॉन्डिंग कौन ज़्यादा शो करेगा, जिसमें जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे. आई होप दिस इज़ क्लियर. एक आपके पास है, मान लीजिए टाइटेनियम हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, ठीक है. नेक्स्ट हमने कंसिडर कर लिया मैंगनीज, इसके पास तो
5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स ही क्या होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं. मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैंगनीज के पास. सो मैंगनीज इज गोइंग टू फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स विद अनदर मैंगनीज. तो यानी कि 5 बॉन्ड प्रेजेंट होगी दो एटम्स के बीच में. और ये बॉन्ड्स नहीं है, ये एक्चुअल बॉन्ड्स नहीं है, ये अट्रैक्शंस हैं एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की दूसरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए. सो इसीलिए हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं, अट्रैक्शंस बोलते हैं. तो मेटल मेटल बॉन्डिंग ये बना रहे हैं. तो यहाँ पर कितनी मेटल मेटल बॉन्डिंग होगी, 5 मेटल मेटल बॉन्डिंग्स होंगी. जबकि आपके पास टाइटेनियम में 2 मेटल मेटल बॉन्डिंग होने वाली हैं. तो अट्रैक्शन किस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, मैंगनीज में, राइट. तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी किसकी ज़्यादा होगी, मैंगनीज की, क्योंकि भाई बॉन्ड ज़्यादा बना रहा है तो एनर्जी भी ज़्यादा ही देनी पड़ेगी ना इसकी बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए. तो इसके लिए इसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी क्या होगी, ज़्यादा. सो कोई ट्रेंड नहीं है यहाँ पे एटमाइजेशन एंथैल्पी का कि लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी. बिकॉज यू नो लेफ़्ट टू राइट जाने पर अगर आप मैंगनीज तक जा रहे हैं, ठीक है, स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक जा रहे हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं, मेटल मेटल बॉन्डिंग इंक्रीज़ हो रही है. तो यहाँ पर आपकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी इंक्रीज़ हो जाएगी. ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम स्कैंडियम टू मैंगनीज. बट व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम मैंगनीज टू जिंक, आपको पता है नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ होंगे, राइट. क्या होगा, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाता है. भाई इसका D6 हो जाएगा, आयरन का D6 हो जाएगा तो 4 ही तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे. फिर D7 तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D8 तो 2 ही, D9 पे 1 ही बचेगा. तो इस तरीके से यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ होंगे नेक्स्ट हाफ में. मेटल मेटल बॉन्डिंग भी डिक्रीज़ हो जाएगी नेक्स्ट हाफ में. तो नेक्स्ट हाफ में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी डिक्रीज़ कर जाएगी. तो आपका सीधा सीधा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डिपेंड करता है कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं. जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा बॉन्ड्स या इंटरेक्शन होंगी दो एटम के बीच में और उसको तोड़ने में आपको एनर्जी भी उतनी ज़्यादा देनी पड़ेगी. सो दिस इज़ द होल थिंग. आई होप ये आपको समझ में आया होगा. तो इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग. See, it says that at enthalpy of atomization over here, transition elements have high enthalpy of atomization as they have a number of unpaired electrons. तो उससे क्या होगा, enthalpy of atomization यानी कि वो एनर्जी जो कि एटम्स को अलग अलग लेकर जाने में चाहिए. एटम्स के बीच की सारी कंपाउंड है कोई या कोई सॉलिड स्टेट में पड़ा हुआ है, उसके बीच की सारी अट्रैक्शन तोड़नी है, एटॉमिक स्टेट में लेकर जाना है उसको. तो वो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी. तो वो ज़्यादा होगी. क्यों होगी, किससे ज़्यादा होगी, एस और पी ब्लॉक से. अभी हम सिर्फ ट्रांजिशन सीरीज़ की बात कर रहे हैं. एस और पी के बजाय इनकी ज़्यादा होती है. क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं. तो क्या होगा, दे फॉर्म अ नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड देयरफॉर दे हैव ग्रेटर बॉन्ड स्ट्रेंथ. नंबर ऑफ बॉन्ड्स की जगह पर यहाँ पर आप लिख लीजिएगा नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स. दिस इज़ द की वर्ड फॉर दिस क्वेश्चन. मैंने आपको पहले भी बोला था दैट यू हैव टू इंक्लूड दीज सर्टेन की वर्ड्स. और इससे आपको कोई भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है. द मोमेंट एग्जामिनर विल सी मेटल मेटल बॉन्डिंग ही वुड नो दैट यू आर फैमिलियर विद द कंसेप्ट. ओके, सो लार्ज नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्डिंग इंक्रीजेज द अट्रैक्शन ड्यू टू विच मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर. मुझे ये लैंग्वेज ज़्यादा ठीक लगती है एक्सप्लेन करने के लिए तो मैंने ऐसे लिख दिया है. आपको जैसे भी अपने नोट्स को कस्टमाइज़ करना है आप कर लीजिए. हिंदी में लिखना है आप हिंदी में लिख लें. बिकॉज यू नो व्हाट, अल्टीमेटली इट्स योर नोटबुक, दे आर योर नोट्स. तुम्हें समझ आने चाहिए, तुम्हें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू मेक योर नोट्स इन द नोटबुक. दे कैन बी वेरी कस्टमाइज्ड. ऐसा कुछ नहीं है कि इसको ऐसे ही लिखना है, इसको वैसे ही लिखना है. अपनी लैंग्वेज में फ्लो चार्ट बनाओ, डायग्राम्स बनाओ, बी क्रिएटिव. किस भी फॉर्म में आपको लिखना है आप उस फॉर्म में लिखो, बट इट शुड क्लियर द होल कंसेप्ट. सो आई हैव रिटन ओवर हेयर लाइक दिस. मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से क्या होगा, मोर बॉन्ड्स. एंड बॉन्ड्स को मैं स्पेसिफाई कर देती हूँ यहाँ पर, मोर मेटल मेटल बॉन्ड्स, राइट. सो मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स मोर मेटल मेटल बॉन्डिंग. दैट मीन्स मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ. दैट मीन्स मोर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. दैट मीन्स मोर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. और इसी से एक और सवाल भी आ जाता है, मोर मेल्टिंग एट बॉइलिंग पॉइंट. क्योंकि मेल्ट करने का मतलब क्या है कि आप सॉलिड को लिक्विड में लेके जा रहे हैं, यानी कि पार्टिकल्स को दूर दूर लेकर जा रहे हैं, तो उसमें भी अट्रैक्शन तोड़नी पड़ेगी. बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, फिर से आप गैसेस स्टेट में लेकर जा रहे हो तो उसमें भी क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा. तो उसमें भी क्या चाहिए होगी, एनर्जी. तो जितनी ज़्यादा बॉन्ड बनी हुई होंगी उनको तोड़ने में उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए. तो उतनी ही ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लगेगी और उतनी ही ज़्यादा क्या लगेगी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट.
2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से बनाए जा सकते हैं। कौन से हैं वो 2 क्वेश्चन? पहला इन जनरल आपसे पूछ लेगा, इन जनरल पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा आपसे कि डी ऑर्बिटल या ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा होती है। तो डी ब्लॉक की पूछी है तो इसका मतलब किससे कंपेयर कर रहा है? एस और पी ब्लॉक से कंपेयर कर रहा है। तो बता देना एस और पी ब्लॉक में इतने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड नहीं होते जितने डी में होता है। क्यों भाई? क्योंकि डी में हैं 5 ऑर्बिटल्स, तो 5 इलेक्ट्रॉन तक क्या हो सकते हैं? अनपेयर्ड। एस में 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो सकता है, पी में 3 हो सकते हैं, डी में कितने हो सकते हैं? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इसमें मेटल मेटल बॉन्डिंग भी फ्रीक्वेंट होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी एटमाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी। सो ये तो डी ब्लॉक का कंपैरिजन हो गया बाकी एस एंड पी से। लेकिन डी के ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर ही अगर कंपैरिजन कर दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ ले अगर वो कि मैंगनीज हैज़ हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एज कम्पेयर टू कोबाल्ट, तो आप क्या कहेंगे उसको? D5 होती है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी D7 होती है। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। क्या है? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं मैंगनीज के पास। और कोबाल्ट को लिखकर अगर देखोगे तो D7 की वजह से 2 पेयर हो जाएंगे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो किसके पास ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? ऑब्वियसली मैंगनीज के पास। तो सबसे ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसकी होगी? मैंगनीज की होगी। और बिल्कुल इसी तरीके से इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू any of other element in its period. So this is all about the atomization enthalpy. I hope this is clear to you कि एटम्स को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि भाई यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, और जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं स्टेबिलिटी को। ठीक है, स्टेबिलिटी को किसी भी एटम की जज करने के पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं। मतलब स्टेबिलिटी तो आपको पता ही है कि स्टेबिलिटी क्यों होगी, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के जितने करीब होगा एटम वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके अलावा आपको पता है हाफ फिल्ड और मोर फिल्ड फुली फिल्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। सो नाउ कमिंग ऑन टू द टॉपिक ऑफ स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी को जज करने के पैरामीटर्स क्या हैं, किन किन बेसिस पे आप देख सकते हो स्टेबिलिटी को, कैसे कैसे वो आपसे पूछ सकता है। बात एक ही है, स्टेबिलिटी की ही बात है, लेकिन उसको देखना पूछने के तरीके क्या क्या होंगे। आपको वो पूछेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी की टर्म्स में, आपको वो पूछेगा ऑक्सीडेशन स्टेट की टर्म्स में, और फिर वो आपको पूछेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की टर्म्स में। ये 3 क्वेश्चंस आपके पास बनते हैं। इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम क्यों है, इसकी ज़्यादा क्यों है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 रहती है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 रहती है, इस रिएक्शन का जो पोटेंशियल है वो बहुत कम है। दिस पूछेगा इस रिएक्शन का जो पोटेंशियल है वो बहुत कम है, और एक और रिएक्शन दे देगा, कहेगा इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, आप बताइए क्यों। तो ये तीनों ही तरीके आपको आपको तीनों ही क्वेश्चंस एक ही पैरामीटर के ऊपर बेस्ड होते हैं, एंड दैट इज़ स्टेबिलिटी ऑफ एनी एटम। तो इसको देख लेते हैं। तो अभी मैंने आपको बोला कि कोई भी एटम जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, मीन्स व्हाट, कि या तो उसकी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर नहीं है तो या तो वो हाफ फिल्ड हो, या फिर आपको पता है फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल रहती हैं। तो ये वो सिनेरियो है जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं किसी भी एटम के ऊपर। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी किसके ऊपर बेस्ड है? सीधा सीधा किसके ऊपर बेस्ड है? स्टेबिलिटी के ऊपर बेस्ड होती है। क्योंकि आपको पता है किसी भी एटम की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, अगर कोई एटम है भाई बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, कोई एटम है, मैं कंसिडर कर लेती हूँ 2 एटम हम ले लेते हैं अपनी मर्ज़ी से। एक हम ले लेते हैं, मान लो क्रोमियम ले लिया आपने, ठीक है, दूसरा आपने क्या ले लिया, या इसको कंसिडर कर लो, आप देख लो इसको, एक आपने ले लिया मैंगनीज़ और एक आपने क्या ले लिया, आयरन। ठीक है, मैंगनीज़ आपको पता है 25, आयरन आपको पता है 26। तो मैंगनीज़ के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वुड बी 3d5 4s2, आयरन के लिए इट वुड बी 4s2 एंड 3d6। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आयरन की, और ये वाली होती है मैंगनीज़ की। देख के बता सकते हो दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। ऑब्वियसली मैंगनीज इज़ गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन आयरन। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका देखो ये फुली फिल्ड है और ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। इसका ये फुली फिल्ड है, लेकिन ये हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो इसमें दोनों ही ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, इसमें एक ही की स्टेबल है। तो ऑब्वियसली मैंगनीज इज़ गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन आयरन।
अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैंगनीज़ ऑलरेडी एक स्टेबल सिनेरियो में है, एक स्टेबल सिचुएशन केस में पड़ा हुआ है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, क्योंकि देखो कोई भी रिएक्शन या प्रोसेस तभी होता है जब उसके होने के बाद पहले से ज़्यादा स्टेबल सिचुएशन हो। अगर इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो 4s2 3d4 बनेगा। तो ये क्या हो गया, हाफ फिल्ड, यानी कि स्टेबल से अनस्टेबल हो गया, इसलिए ये केस नहीं होता। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा, इसका मतलब इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो मैंगनीज बिकॉज इट्स इन ऑलरेडी इन इट्स स्टेबल situation or stable electronic configuration do not lose electron easily, and that is why is going to have higher ionization enthalpy. On the very other hand, let's just consider this iron वाला scenario. इसमें हम क्या कह रहे हैं, हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है 4s2 3d6 हमने बोला। इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कंसिडर करनी है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाने का प्रोसेस कंसिडर करना है। करवाना ज़रा एक इलेक्ट्रॉन लूज़, क्या बनेगा आपके पास 4s2 3d5, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया Fe+1 में ओके या क्या हो जाएगा 3d5 हो जाएगा। ये बात सभी को क्लियर है, हो गई ना, क्लियर हो गई ना? कोई प्रॉब्लम है इसमें? इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपको पता होना चाहिए। जब भी एक इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर वाली शेल में से निकलेगा, और बाहर वाली शेल आपके पास कौन सी वाली है, आपके पास 4s ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो ये बात बहुत ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रॉन डालना पहले 4s में है, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालना भी पहले 4s में से ही है, ठीक है। ये हो गया। एक और इलेक्ट्रॉन निकालना, 4s 0 हो जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 3d5 हो जाएगा, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ने में आयरन यकीन करेगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, ये लूज़ करके क्या बन जाएगा, ये स्टेबल ऑक्सीडेशन, स्टेबल स्टेट में चला जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना आयरन के लिए क्या हो जाएगा, या इलेक्ट्रॉन लूज़ करना आयरन के लिए क्या हो जाएगा, स्टेबल कंडीशन हो जाएगी। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी के ऊपर। जितनी ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उतनी ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी स्टेबल चीज़ से अनस्टेबल बनाने के लिए। दिस इज़ व्हाट इट इज़ सेइंग। सी, आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछेगा आपसे, डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे भाई, अगर ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा होगी। समझ आया? उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो लेस एनर्जी चाहिए होगी आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई कम। इस क्वेश्चन को देखो कैसे पूछेगा वो आपसे। अभी मैंने केस लिया था, तो अभी देख लो, कहेगा क्रोमियम जो है, या जो अभी हमने डिस्कस किया था उसी को देख लेते हैं, आसान हो जाएगा। Mn+2 जो है, और एक है आपके पास आयरन +2, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है, और आयरन की आयनाइजेशन एंथैल्पी इसके कंपैरिजन में, भाई आपको पता है लेफ़्ट टू राइट जाएंगे साइज़ डिक्रीज़ होगा, साइज़ डिक्रीज़ होगा क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ हो जाती है, मेहनत लगती है ना इलेक्ट्रॉन निकालने में। तो मैंगनीज़ के बाद आयरन आ रहा है, तो आयरन के में से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा मेहनत लगनी चाहिए थी, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन होती है मैंगनीज़ से कम। ऐसा क्यों, वो पूछेगा आपसे। तो जब भी आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्वेश्चन आए, सीधे सीधे मैंने आपको बता दिया स्टेबिलिटी देखेंगे। क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंगनीज़ बिना +2 के, मैंगनीज़ का आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 4s2 3d5। जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, तो आपको पता है s ऑर्बिटल में से जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बच जाएगा 3d5। नाउ कमिंग ऑन टू आयरन, आयरन की क्या होती है 4s2, आयरन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6 होती थी आपके पास। 2 इलेक्ट्रॉन आपने इसमें से अगर लूज़ करवाए हैं तो आपको पता है कि कहाँ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 4s से जाएंगे, क्या बच गया 3d6। यहाँ पर आपको 3d5 में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहाँ आपको 3d6 में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। ये क्या है, हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं देगा इलेक्ट्रॉन, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगी हाई। 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा बन जाएगा 3d5, भर के स्टेबल है, पहले से ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। दैट मीन्स ये रिएक्शन फिजिबल होगी, अपने आप ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा आसानी से, थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब करते ही, इसीलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम। सो
मार्क माय वर्ड्स, जब भी आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर करने के लिए आएगी, क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सीधा सीधा आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी किससे रिलेट करनी है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जो अरेंजमेंट है वही बताएगा कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा। अब मुझे एक सीधी सी बात बताओ ज़रा, यहाँ पे देखो, इसी को एक्सटेंड कर देते हैं फर्दर, नेक्स्ट टॉपिक के साथ कनेक्ट कर लो इसको खुद से ही। क्या मैंने बोला कि मैंगनीज़ में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, यानी कि Mn+3, ठीक है। दो चीज़ें थी हमारे पास, एक Mn+2 और एक था Mn+3। आयरन के लिए हमारे पास +2 था और आयरन के लिए हमारे पास +3 है। मैंगनीज़ +2 में D5 था और यहाँ पर D4। आयरन +2 में D6 था और +3 में D5। यही से आपका नेक्स्ट टॉपिक है। आपको पूछेगा मैंगनीज़ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल शो करता है, लेकिन आयरन क्या करता है? +3 ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ऐसा क्यों है? समझ में आया क्वेश्चन? क्या पूछेगा कि मैंगनीज़ की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, जबकि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +3 होती है, ज़्यादा स्टेबल। तो सीधा सा लॉजिक ये है, क्या उनकी ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछ ली जाए, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लिया जाए, या आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्वेश्चन दे दिया जाए, तीनों ही केस में आपको क्या देखना है? स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब आपसे पूछेगा बताइए भाई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्यों है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्यों है, तो लिखो दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट दी है उतने इलेक्ट्रॉन निकाल दो और फिर उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर करो। तो मैंगनीज़ आपको पता है D5+2 में रहेगा, आयरन +3 के अंदर D5 में रहेगा, तो मैंगनीज़ के लिए +2 स्टेबल होगी और आयरन के लिए क्या होगी? +3 स्टेट स्टेबल हो जाएगी। तो ये ऑक्सीडेशन की बात है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही डिसाइड करेगा कि आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने वाली है। सो इसको ज़रा देख लेते हैं, दैट दीज एलिमेंट्स कैन एग्जिबिट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। पहली बात तो ये है क्या कि इनमें से आप ये ना, ऐसा नहीं है कि जैसे +1 किया +2 किया, ऐसा नहीं है, ये +7 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास d ऑर्बिटल भी, देखो 7 इलेक्ट्रॉन कोई एटम कैसे छोड़ सकता है ना? यही आपको प्रॉब्लम है ना कि 7 इलेक्ट्रॉन कोई एटम क्यों छोड़ेगा? उसको 8 बनाने हैं तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेना। 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ने का मतलब क्या है? देखो 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ने का मतलब ये होता है कि जब d ऑर्बिटल में आप आते हैं ना, तो d ऑर्बिटल में 3d जो है उसके बाद है 4s। बोरबरी रूल के अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं n+l की वैल्यू, तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 3। l की वैल्यू क्या है यहाँ पर? l की वैल्यू 2 होती है d के लिए, टोटल हो गया 5। यहाँ पर आ जाओ, n की वैल्यू है 4, s की वैल्यू, s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0, टोटल हो गया 4। यानी कि अगर आप देखोगे तो टोटल एनर्जी जो है वो d ऑर्बिटल की ज़्यादा होती है और s ऑर्बिटल की कम होती है। 4s की कम होती है, 3d की ज़्यादा होती है। ये तो बोरबरी रूल के अकॉर्डिंग हो गया। अब आप कहोगे इसको फिजिकली कैसे एक्सप्लेन करें? तो देखो क्या होता है, ये जो अब थर्ड शेल है और ये फोर्थ शेल है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है कि फोर्थ शेल की एनर्जी थर्ड शेल से कम हो जाए? ये तो हमेशा पीछे की तरफ ही प्रेजेंट है, तो इसी की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए थी ना, तो ये हो क्यों रहा है? तो इसको फिजिकली अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखो होता क्या है यहाँ पर कि जो आपको पता है कि d ऑर्बिटल है वो कैसा होता है? डिफ्यूज्ड होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करूँ तो मैं इस थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकती हूँ इसको। दैट्स द ओनली थिंग आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू कि ये जो आपका थर्ड शेल है इसमें आ रहा है d ऑर्बिटल की ही एनर्जी सिर्फ क्या है? ज़्यादा है 4s से। अदरवाइज़ p और s की नहीं रखते हम। d की क्यों रखे हमने? क्योंकि d की होती है डिफ्यूज्ड शेप। तो ये जो कुछ ऑर्बिटल्स होते हैं ना यहाँ पर, ये क्या करते हैं कि s को क्रॉस कर जाते हैं, फोर्थ शेल को क्या कर जाते हैं? क्रॉस कर जाते हैं, जिसकी वजह से 3d की जो एनर्जी होती है वो किससे ज़्यादा हो जाती है? 4s से ज़्यादा हो जाती है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर आपको देखना हो तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अदरवाइज़ थर्ड शेल तो रहेगी अंदर ही और फोर्थ शेल रहेगी बाहर ही, लेकिन d की डिफ्यूज शेप होने की वजह से उसकी एनर्जी क्या हो रही है? यहाँ पे ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? डिफ्यूज़ होकर फैल रहा है। आई होप दिस इज़ क्लियर। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो ऑब्वियसली किससे निकालोगे? पीछे वाली शेल से ही, 4 से ही। अब देखो अगर इनमें एनर्जी का इतना कम डिस्टेंस है, दैट मीन्स ओवरलैपिंग हो रही है ना, यहाँ पे 3d की और 4s की ओवरलैपिंग हो रही है। तो देखो अगर इन दोनों में इतना कम एनर्जी डिफरेंस है, अगर ये पीछे तक पहुँच रहा है d ऑर्बिटल, ये इसका d ऑर्बिटल पीछे तक पहुँच रहा है और ये आपको s को निकालने के लिए, आपने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालते हो ना,
तो जब आप एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो s के इलेक्ट्रॉन्स तो जाएंगे, लेकिन क्योंकि d के ऑर्बिटल्स में भी ज़्यादा कोई एनर्जी डिफरेंस नहीं है तो इसी एनर्जी को यूज़ करके d के इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर जा सकते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सो जस्ट बिकॉज यहाँ पर हो क्या रहा है, वैलेंस शेल में तो सिर्फ 4s ही है, वैलेंस शेल कौन सी है 4s, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करने चाहिए थे ना उन्हें, लेकिन 4s से पहले क्या है 3d, और इन दोनों में ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं होने की वजह से s के साथ साथ d के इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि ये भी एक्साइट होते हैं, तो उसी आयनाइजेशन एंथैल्पी को यूज़ करके ये भी क्या हो जाएंगे, लूज़ हो जाएंगे। तो जब s के इलेक्ट्रॉन तो जा ही रहे थे तो +2 तो ऑक्सीडेशन स्टेट सबके लिए है ही, लेकिन अगर d में से एक इलेक्ट्रॉन गया तो +3, d में से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको पता है ना जल्दी से जल्दी वो लूज़ कर सकता है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो +4, 3 निकाल दिए तो +5, 4 निकाल दिए तो +6, और अगर 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए उसने तो क्या हो जाएगा +7। तो यानी कि +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर वेरिएबिलिटी है। +2 से लेके यहाँ पर +2 से लेके और क्या शो करते हैं +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मैक्सिमम है ये। और मैक्सिमम किसकी हो सकती है ये, ऑब्वियसली जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट इज़ मैंगनीज। 4s2 3d 5, 7 इलेक्ट्रॉन्स तो इसी के पास हैं, 2 and 5 7। तो मैंगनीज जो है वो +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। तो अगर आप अलॉन्ग द पीरियड कंसिडर करो तो इधर देखोगे, अगर आप स्कैंडियम से शुरू करते हैं, टाइटेनियम है, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, एंड वी हैव जिंक ओवर हियर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भाई 4s2 3d 1, 2 इलेक्ट्रॉन भी छोड़ सकता है, 3 भी, तो +2 में रहेगा, +3 में रहेगा। इसके लिए 3d2 हो जाएगा, +2 शो कर सकता है, +4 शो कर सकता है। वेनेडियम में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, +2 शो करेगा, +3 +4 +5 भी शो कर सकता है, +5 और +2 स्टेबल रहेंगी। क्रोमियम के लिए क्या होता है, s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और d में 5, +1 शो कर सकता है, क्योंकि s का 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, d में चला गया था ना, याद है ना, स्पेशल केस है 24 वाला। तो 1 इलेक्ट्रॉन s का निकाल दे, +1 में रहेगा, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो d3 में रहता है, और d3 भी स्टेबल होती है। इसको हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। कोऑर्डिनेशन के बाद आपको इस बात का, नेक्स्ट चैप्टर के बाद आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम के लिए या किसी भी सब्सटेंस के लिए, d ऑर्बिटल के लिए +3 क्यों स्टेबल रहती है, यानी कि d3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, s1d5, s1d5, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 1 और 2, तो क्या बचा d3। d3 एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। d5 तो पढ़ा है ना, लेकिन d3 भी क्या है, बहुत स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो इसको हम कोऑर्डिनेशन के बाद आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए, तो क्रोमियम अभी के लिए क्या करेगा, अभी के लिए मान लो कि +1 है, +3 है, और साथ साथ क्या शो करेगा, सारे के सारे निकाल देगा तो +6, तो +3 +6 इसकी बहुत ज़्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। मैंगनीज पर आइए, +2 से लेके +7, ये दोनों ही स्टेबल है। आयरन पे आ जाओ, +3 और +2, बाकी क्यों नहीं भाई, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ते ही d5 हो जाएगा, और d5 के बाद आपको इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत आएगी क्योंकि स्टेबल हो चुका है। कोबाल्ट की अगर आप बात करेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2। निकल की बात करो, निकल की +2 और 0, क्योंकि यहाँ पर क्या है s2d8, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप करके d10 बना सकते हैं, तो इसीलिए 0 में भी स्टेबल रहता है निकल आपका, ठीक है। कॉपर के लिए तो आपको पता ही है +1, कभी कभी +2 भी, और जिंक के लिए क्या होती है +2 ही होती है, क्योंकि उसके बाद उसका क्या हो जाएगा d10, कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल हो जाएगा, d ऑर्बिटल। चलिए, तो ये कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट की बात होगी, लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है कि किस तरीके से पूछा जाएगा कि मैंगनीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट ये वाली ज़्यादा स्टेबल है और आयरन के लिए ये वाली ज़्यादा स्टेबल है, तो आप आंसर कर सकते हो या नहीं। एक और सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देता है आराम से, लेकिन मैंगनीज़ नहीं करता, बताइए क्यों। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था, 3 इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में से निकाल दोगे d3 बनेगा, और मैंगनीज़ में से निकाल दोगे d4, यानी कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, आप क्रोमियम के लिए 4s1 d5 से यहाँ जा रहे हो, और आप यहाँ 4s2 से इधर जा रहे हो,
ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हाफ फिल्ड था और ये फुली फिल्ड था। अब जो D3 है, मैंने आपको पहले भी बोला, अभी भी बोला था, अभी के लिए प्लीज़ ऐसे ही ऐसा रिज़ल्ट को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दे पाऊँगी कि D3 क्यों स्टेबल होता है। तो D3 क्या है, ज़्यादा स्टेबल हो रहा है यहाँ पे, तो ये यहाँ, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ जा रहा है, तो ये प्रोसेस नहीं हो सकता। तो मैंगनीज़ +3 में नहीं रहेगा, लेकिन क्रोमियम +3 में रह सकता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को भी हमने सीधा सीधा किससे रिलेट कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस टर्म को समझ लेते हैं पहले। 11th क्लास में हम रिडॉक्स चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। देखो, पोटेंशियल का मतलब होता है, या ये सारी चीज़ें मैं आपको सेल वगैरह पे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो अब आप और अच्छे से पढ़ लेंगे। पोटेंशियल का मतलब मैं समझ रही हूँ कि सबको पता होगा। अब केमिस्ट्री की टर्म्स में देखो, अगर कोई रिएक्शन आपको गिवन है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको गिवन है, यानी कि उससे एसोसिएटेड एनर्जी आपको गिवन है, ठीक है। आपको एक बात मैं बता दूं, एक फॉर्मूला है, आई डोंट नो कि अगर आपने ये पढ़ा है अभी तक कि नहीं, लेकिन हम लोग इसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। आपको पता है डेल्टा जी क्या होता है, फिजिबिलिटी का फैक्टर होता है, ठीक है। ये आपको बताएगा कोई भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी, कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, दैट वुड बी डिसाइडेड बाय डेल्टा जी। E0 क्या होता है, पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पर आपका आ गया पोटेंशियल। आपको देखना है ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, तो उसकी आपको पता है क्राइटेरिया, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। ये फॉर्मूला होता है, डेल्टा जी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का रिलेशनशिप है ये। तो अगर डेल्टा जी को नेगेटिव होना है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, क्योंकि आप देख रहे हो फॉर्मूला में ही नेगेटिव लिखा हुआ है। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, रिएक्शन फिजिबल नहीं रहेगी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आपका पोटेंशियल क्या हो किसी भी रिएक्शन का, पॉजिटिव, ताकि आपका डेल्टा जी क्या हो सके, नेगेटिव हो सके, और वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाए। जितना ज़्यादा E0 होगा पॉजिटिव में, E0 की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव में उतनी ज़्यादा होगी, और वो रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगी। तो अगर मैं सीधा सीधा आपको बोलूँ, जिस भी रिएक्शन का पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा, मान लीजिए इसका पोटेंशियल आपको दे रखा है 2 किलो जूल पर मोल, या वोल्ट में आप देख लो, आपको दे रखा है कोई रिएक्शन है आपकी, ठीक है, उसका पोटेंशियल आपको गिवन है 0.34 वोल्ट। एक और रिएक्शन है और उसका पोटेंशियल आपको गिवन है 0.5 वोल्ट। किसके पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है, ऑब्वियसली सेकंड रिएक्शन के पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है फर्स्ट रिएक्शन के पोटेंशियल से। इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि आपकी सेकंड रिएक्शन इज़ मोर फिजिबल या स्पॉन्टेनियस, कि सेकंड वाली रिएक्शन क्या हो रही है, ज़्यादा जल्दी हो रही है, या क्या हो रही है, ज़्यादा स्पॉन्टेनियस है, आराम से हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। यानी कि C से D का कन्वर्जन इज़ मोर फेवरेबल देन A से B का कन्वर्जन। पूछेगा आपसे ऐसा क्यों है, यही बताना है हमें। आई होप आपको पोटेंशियल क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा कि अगर पोटेंशियल गिवन है तो क्या होगा। क्वेश्चन देखो इसके ऊपर क्या आएगा, कहेगा रिडक्शन ऑफ Mn+3 in Mn+2 has greater potential than reduction potential of iron फेरिक इंटू फेरस। इसका पोटेंशियल कम है। क्या बोला उसने कहा Mn+3 का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल मतलब क्या है, इसको रिड्यूस करना है, इसको इलेक्ट्रॉन देना है, इसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो +3 से किस में जाएगा, +2 में जाएगा। तो कह रहा है कि रिडक्शन ऑफ Mn+3 हैज़ ग्रेटर पोटेंशियल देन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फेरिक। तो फेरिक का अगर रिडक्शन कराओगे तो किस में जाएगा, फेरस में। इसका जवाब कैसे दोगे, कह रहा है Fe+3 रिडक्शन ऑफ Mn+3 का पोटेंशियल ज़्यादा है। इसका मतलब ये क्या है, ये वाली रिएक्शन ज़्यादा फिजिबल है, यानी कि ये रिएक्शन हो रही है अच्छे से। लेकिन रिडक्शन ऑफ Fe+3 क्या है, कम है इसका पोटेंशियल, तो ये फेवरेबल
नहीं है। तो देखो भाई क्यों फेवरेबल है, क्यों नहीं है। कोई भी रिएक्शन फेवरेबल सिर्फ तभी होती है जब वो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जा रही हो इन द प्रोवाइडेड सिचुएशन। गिवन कंडीशंस में से जब वो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जाएगी तो ही वो रिएक्शन अपने आप होगी। देख लेते हैं +3 की सिचुएशन क्या होती है। 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे मैंगनीज से तो क्या बचेगा D4, और Mn+2 में जा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन आपने दे दिया तो D4 को 1 इलेक्ट्रॉन दे दोगे, क्या बच जाएगा D5। बिल्कुल इसी तरीके से फेरिक को कंसिडर करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5 हो जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दो D6 हो जाएगा। क्या लगता है कौन ज़्यादा स्टेबल होती है, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या कौन सी इलेक्ट्रॉनिक, हाँ एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी स्टेबल है, D4 D5 या D6? ऑब्वियसली क्या होगी D5 क्या होगी आपके लिए ज़्यादा स्टेबल। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये ज़्यादा स्टेबल है। यानी कि मैंगनीज किस में स्टेबल है, +2 में। आयरन किस में स्टेबल है, +3 में। और यही वजह है कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जा रहे हो। क्या, लेस स्टेबल से, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देती हूँ तो आपको क्लियर हो। देखो इधर Mn+2, Mn+3 का रिडक्शन करा रहे हो, इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो +2 में जाएगा। फिर कह रहा है फेरिक का रिडक्शन, फेरिक का रिडक्शन कराओगे तो भाई फेरस में जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो दोनों की। +3 में क्या होती है D4, +2 में क्या होती है D5। +3 में क्या होती है इसकी, मैं सीधा सीधा लिख रही हूँ लेकिन आपको पहले आयरन की लिखनी है। आयरन का क्या होता है S2D6, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, S2D6, 2 यहाँ से, 2 S से और 1 D से, तो क्या बच जाएगा D5। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो क्या हो जाएगा D6। ये देखो D4 और D5 को कंपेयर करना ज़रा, ये क्या है लेस स्टेबल, D5 क्या होती है मोर स्टेबल। ऐसे इसको कंपेयर करो D5 और D6 को, ये क्या है मोर स्टेबल, और D6 क्या है लेस स्टेबल। अब मुझे एक बात बताओ, 2 प्रोसेसेस आपके सामने रखे हुए हैं बिल्कुल, एक में आप लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जा रहे हो, दूसरे प्रोसेस में आप मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ जा रहे हो। क्या लगता है कि कौन सा प्रोसेस फिजिबल होने वाला है? कोई भी बता सकता है कि भाई वही प्रोसेस फिजिबल होगा जहाँ पर आप लेस स्टेबल से किसकी तरफ जा रहे हो, मोर स्टेबल की तरफ जा रहे हो। यानी कि ये वाला प्रोसेस फिजिबल है। क्यों फिजिबल है आप कहोगे, क्योंकि मैम वी आर मूविंग फ्रॉम लेस स्टेबल D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू मोर स्टेबल D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दैट्स वाई दिस प्रोसेस, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं छोटे में, दिस प्रोसेस इज फिजिबल देयरफॉर इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी ग्रेटर। लेकिन यहाँ पे बिकॉज इन दिस रिडक्शन वी आर मूविंग या we are converting more stable electronic configuration into less stable D6 electronic configuration, therefore the potential of this reaction, और उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, +3 से किस में जा रहा है +2 में। सो इसका रिडक्शन इज गोइंग या इसका पोटेंशियल इज गोइंग टू बी स्मॉलर। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। तो इसका नोटेशन होता है, तो सीधा सीधा अगर आपसे पूछा जाए इसको रिप्रेजेंट करने के भी अलग अलग तरीके हैं। देखो पूछेगा कैसे कैसे, +3 से +2, इसकी वैल्यू कुछ x है, और फेरिक के लिए फेरस में जाने की वैल्यू आपको बोल देगा ये है, तो कहेगा x इज़ ग्रेटर देन y। बताओ क्यों? यानी कि इसका पोटेंशियल ज़्यादा है इससे, यानी कि ये प्रोसेस क्या है फिजिबल। क्यों फिजिबल है? क्योंकि यहाँ आप D4 से ज़्यादा स्टेबल D5 में जा रहे हैं, तो इसीलिए क्या होगा, ये प्रोसेस फिजिबल हो जाएगा। ठीक है, या फिर पूछेगा आपको कि रिडक्शन जो है, रिडक्शन Mn+3 undergo reduction easily whereas ferric iron does not undergo reduction। तो इसका रिडक्शन का मतलब क्या है, Mn+2, यानी कि ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसके रिडक्शन का मतलब क्या है भाई, ये D5 है। इसके रिडक्शन का मतलब क्या है, लेस स्टेबल D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जब ये लेस स्टेबल हो रहा है तो जाएगा थोड़ी। तो पूछने के तरीके आपसे अलग अलग हो सकते हैं। सीधा पूछ सकता है कि मैंगनीज +2 में क्यों रहता है, +3 में क्यों नहीं रहता, आयरन +3 में रहता है, या फिर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। सो आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप सिर्फ स्टेबिलिटी के बेसिस पर तीनों ही क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट
या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बेटा जब भी ये तीनों तरीके के क्वेश्चंस में से कोई भी आपको नज़र आए तो सीधा सीधा एक ही चीज़ आपको देखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, कंपेयर करो, जो ज़्यादा स्टेबल होगी वही रहेगी। तो कुछ भी आपको इन तीनों में से दिखे, किसी भी तरीके का क्वेश्चन, सीधा दोनों स्पीशीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, उनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर कर देना, आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको घुमा फिरा के ही आपसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक चीज़ हम कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देखो। इट सेज दैट मोर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन पॉजिटिव। पॉजिटिव में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा दैट मीन्स मोर फेवरेबल प्रोसेस, वो प्रोसेस उतना ही फेवरेबल होगा। सो इफ़ आस्क्ड, अगर क्वेश्चन पूछा जाए, एक्सप्लेन, क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, एक्सप्लेन एज टू वाई द ई नॉट वैल्यू ऑफ mn+3 mn+2 कपल। इस प्रोसेस को ही बोल रहा है वो कि mn+3 से mn+2 का जो आपका यहाँ पर ये प्रोसेस हो रहा है, ये क्या है, इसका ई नॉट ज़्यादा क्या है, इसका ई नॉट क्या है, ज़्यादा है बजाय के बाकी सब के। तो वो पूछ रहा है कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो अभी अभी हमने देखा कि ऐसा क्यों होगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग इसको बता सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत इसमें आनी नहीं चाहिए। तो कभी भी अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको सीधे सीधे क्या कर लेना है, सीधे सीधे आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंसिडर कर लेना है। चलिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे, यहाँ तक कि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन ज़रूर कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप कंसेप्ट को अप्लाई नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपको समझ आया है या नहीं आया है। इस चैप्टर के PDF आपको मिल जाएगी स्कूल की साइट पे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और इसे पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी के क्वेश्चन और एग्जाम्पल ज़रूर ट्राई करना, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप इसको अभी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे कि हमने कौन कौन से कंसेप्ट पढ़े हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे क्लास। वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस लेक्चर इन द वेरी नेक्स्ट डे। थैंक यू।